वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, समझते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका यूज़ क्या है और ये क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सबको पता है, जो हीट के बारे में हम एनर्जी, हीट और जो भी वर्क, ये सब चीज़ें जो भी टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है, उसके वो की कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हीट डज नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर रीजन्स टू द हॉटर रीजन्स। मतलब हीट क्या होता है, हीट का नेचर क्या है कि हमेशा वो हॉट टू कोल्ड की तरफ जाता है, कोल्ड टू हॉट नहीं जाएगा। यही बोल रहा है ये भाई साहब कि हीट डज नॉट फ्लो spontaneously from a colder regions to hotter regions or equivalently heat at a given temperature cannot be converted entirely into work। दो चीज़ें बोल रहा है। एक क्या बोल रहा है कि हीट जो है उसका जो नेचर है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी से तक जाएगा, मतलब सॉस टू सिंक। अगर यहाँ हीट है तो यहाँ हीट अगर ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा तो ये ट्रांसफ़र होगा इस हीट तक, पर कम से ज़्यादा में नहीं जाएगा। जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा जहाँ हीट है वहाँ से वो ट्रांसफ़र होगा, ना कि जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर ज़्यादा में जाएगा। तो यही बोल रहा है। और दूसरी चीज़ एक और बोल रहा है कि कोई ऐसा इंजन्स या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि पूरे हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में, इंटायरली हीट टू कन्वर्टेड वर्क। मतलब क्या, हीट एट गिवन टेम्परेचर कैन नॉट कन्वर्टेड इंटायरली इनटू वर्क। मतलब कोई ऐसा इंजन्स भी नहीं है, कोई ऐसी मशीन भी नहीं बनी है जो टोटल हीट को एक्चुअल में कन्वर्ट कर दे वर्क में। क्यों, वो आगे समझेंगे। द एंट्रोपी ऑफ क्लोज सिस्टम, द हीट एनर्जी पर यूनिट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इवन टाइम टूवर्ड सब मैक्सिमम वैल्यू। Thus, all the closed system tends toward the equivalent state in which entropy at a maximum and no energy is available to useful work। अब इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट आता है। एक है केल्विन प्लांक कांस्टेंट या केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, और एक क्लासियस का है। अब भाई साहब ये केल्विन प्लांक जो है वो क्या बोलते हैं, ज़रा इसका सुनते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है, इसी में पूरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एक तो हो गया कि हीट का जो नेचर होता है वो हायर टू लोअर की तरफ जाता है। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई कोई भी ऐसी इंजन्स या कोई मशीन नहीं बना है जो इंटायरली टोटल हीट को एक्चुअल कन्वर्ट कर दे वर्क में। अब इसमें देखते हैं ये केल्विन प्लांक क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, it is impossible to construct a heat engine which, while operating in thermodynamic cycle, produce no other effect, expect or extract heat from single reservoir to the equivalent amount of work। मतलब कोई ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है या कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है जो टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट लॉस ऑफ हीट। तो ये है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा हमने एक फ्लो डायग्राम बनाया है हीट इंजन का। अब क्या है, ये सोर्स है, ये क्या है, ये सोर्स है जहाँ से हम हीट सप्लाई दे रहे हैं। तो ये गया हीट सप्लाई Q1, ये इंजन चला, यहाँ से निकला वर्क, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट सिंक होगा, रिजेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा Q2। अब वर्क जो होगा क्या होगा, Q1 और Q2 के बीच में जो हुआ वही वर्क है, जो हमने उसको हीट सप्लाई दिया और जो हीट रिजेक्ट हुआ, और उसके बीच का जो प्रोसेस है, उसके बीच में जो हमें मिला वो वर्क डन है। तो अब समझते हैं कि इफ़िशियंसी क्या होगी किसी हीट इंजन की। तो इफ़िशियंसी क्या होता है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई क्या हो रहा है, Q1 माइनस हीट रिजेक्टेड Q2 अपॉन हीट सप्लाई। अब इसको ऐसा करते हैं, हीट सप्लाई अपॉन हीट सप्लाई।
माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। ये क्या है, ये दोनों के साथ डिवाइड था तो हमने अलग कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ये कट जाएगा। तो नाउ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई। या फिर इसको एक और लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, किसी भी हीट इंजन्स की इफ़िशियंसी निकल आएगी इससे, क्योंकि इफ़िशियंसी हमारा वही है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई। हमें पता है Q1 ये है, Q2 जो रिजेक्ट हो रहा है, और वर्क डन क्या होता है Q1 माइनस Q2। देन अब हम जानते हैं कि क्लासियस का स्टेटमेंट क्या है। ये तो हमने समझ लिया केल्विन प्लैंक्स का, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है। अब सेकेंड है उसका क्लासियस का स्टेटमेंट क्या बोलता है, वो हम आपको बताते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लासियस स्टेटमेंट की। क्लासियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस to transfer heat from at a lower temperature to the body at a higher temperature without the aid of any external agency या any external help। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा मशीन या ऐसा कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करे और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफ़र करे विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो इसी स्टेटमेंट पे क्या बना, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट गैस होता है रेफ्रिजरेटर सिस्टम में, वो क्या करता है, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है हाई टेम्परेचर से, सॉरी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। रेफ्रिजरेंट गैस क्या करता है, जो फ्रिज के अलग अलग सेक्शन, अलग अलग डीप कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, उसमें रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करता है। वो क्या करता है, वो सारे आइटम्स और प्रोडक्ट्स से हीट को कंज्यूम करता है, मतलब लो टेम्परेचर पे उसको कंज्यूम कर लिया और वो बाहर एडजस्ट कर रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि ये जो फ्रिज है इसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, लो है, और एटमॉस्फेयर का हाई है। अब क्या कर रहा है, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, जबकि हीट का नेचर क्या होता है, हाई टू लो जाता है, पर ये क्या जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है विथ एक्सटर्नल एजेंसी। अब इसमें एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, कंप्रेसर। रेफ्रिजरेटर में क्या लगा होता है, कंप्रेसर, जो क्या करता है, कंप्रेस करता है लो टू हाई की तरफ टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ वो भेजता रहता है, जिससे फ्रिज के अंदर की चीज़ें ठंडी रहती है। तो ये क्लासियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना पॉसिबल नहीं है जो एक साइक्लिक प्रोसेस चले और हीट को ट्रांसफ़र करे लो टू हाई विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, कि बिना किसी ऐसी हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प के या कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट का पॉसिबल ही नहीं कोई ऐसा साइकिल बने जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ वर्क करे। हमेशा क्या होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट जाती है। तो इससे जब ये हम एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हमने यूज़ किया तो क्या बना, रेफ्रिजरेटर, जिसमें हमने कंप्रेसर लगाया उस चीज़ के लिए। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या बोला वो समझ में आ गया कि कोई ऐसा मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि 100% इफिशियंसी दे सके, मतलब हम जितना उसमें हीट सप्लाई दे रहे हैं उतना वो एक्चुअल अमाउंट में वर्क नहीं दे सकता, क्योंकि हर साइक्लिक प्रोसेस में या कोई भी इंजन्स या कोई मशीन्स वर्क करता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है, तो 100% इफिशियंसी नहीं हो सकती। और क्लासियस में क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसी साइकिल या कोई ऐसा मशीन या सिस्टम बनाया जाए जो सेल्फ एक्टिंग हो और लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ वर्क करे। तो उसके लिए क्या, एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, जो हम कंप्रेसर लगा करके रेफ्रिजरेटर का हमने एक
इनोवेशन किया जिससे हमें रेफ्रिजरेटर मिला। वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर लो टू हाई की तरफ जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ क्या होता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, क्लासियस का क्या है, वो हीट के बारे में क्या बता रहे हैं हमें, और ये हीट के बारे में क्लासियस हमें क्या बता रहे हैं। दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट है जो अलग अलग प्रिंसिपल पे अलग अलग इनोवेशंस में काम आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और हम जानेंगे कि बाकी प्रोसेस क्या है और बाकी साइकिल्स क्या है। थैंक यू सो मच।